देखिए सिर्फ आरजे रमझाझर पर सवाल सत्ता के। सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम। नमस्कार, मैं बुघराज सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे रमझाझर के स्पेशल कार्यक्रम में, जिसका नाम है सवाल सत्ता के। और इस कार्यक्रम में हम आपके जनप्रतिनिधियों से मिलकर आपके ही सवालों को उनसे पूछने वाले हैं। और इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष लखनलाल बांधले जी के पास। तो लखनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर। बांधले जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल दागने से पहले मैं जानना चाहूँगा सर, बहुत ही संक्षेप में, कि आप मुंगेली और मुंगेली वासियों के बारे में चंद शब्दों के साथ क्या है उन्हें आप संबोधित करें। मुंगेली ज़िला बहुत ही अच्छा ज़िला है। मुंगेली के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं। अब ये एक अलग बात है कि इन भोले भाले लोगों को गुमराह करके आज तक रखा गया है। सर, मैं आपको सवाल करने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी जो पार्टी है, इस पार्टी का इतिहास और इतिहास से लेके अब तक का इनका जो कार्यकाल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाशित करें सर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उनके सपनों को पूरा करने के लिए है। और बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत है, जियो और जीने दो का सिद्धांत है। बहुजन समाज पार्टी वैसे तो 14 अप्रैल 1984 को बनी, लेकिन इसके पहले मान्यवर साहब कांसीराम जी, जो कि इनके संस्थापक हैं, वे पूना के किरकी में एक वैज्ञानिक के पद पर तैनात थे। साहब ने बाबा साहब की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम था इनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उच्छेद। इस पुस्तक को मान्यवर साहब एक रात में एक बार नहीं बल्कि 7-7 बार पढ़े। पढ़ने के बाद उनके मन में व्याकुलता आ गई। किस बात की व्याकुलता? वे तो विस्फोटक पदार्थ के शोधक के पद पर तैनात थे, लेकिन उनको लगा कि इस देश की जो व्यवस्था है, खासकर जाति व्यवस्था, ये मानव समाज के बीच में ही विस्फोट कर दिया गया है, ऐसा लगा उनको। क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ की जाति व्यवस्था एक खड़ी व्यवस्था थी, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण का वर्ण भी ब्राह्मण है तो उसकी जाति भी ब्राह्मण है। क्षत्रिय का जाति अगर क्षत्रिय है तो उसका वर्ण भी क्षत्रिय है। और तीसरा वर्ण वैश्य, उसका वर्ण वैश्य है तो उसकी जाति भी वैश्य है। लेकिन चौथा वर्ण शूद्र, जिसको हजारों जाति में बांट दिया गया है। आज के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो 6743 जातियों में बांट दिया गया। तो इनको लगा साहब को कि ये मनुष्यों के बीच में विस्फोट कर दिया गया है, ऐसा लगा। लगने के बाद फिर वो एक आप जैसे पत्रकार, इनके प्रश्न के उत्तर में मान्यवर साहब ने कहा कि मैं जातियों के आधार पर टूटे हुए समाज को भाईचारा की सीमेंट से जोड़कर एक मानव समाज बनाना चाहता हूँ। ये साहब का उत्तर था। मैं ये चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी जो है ना, जिनसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उसके बाद इस पार्टी का क्या है आपका गठन किया गया है ना, और कांसीराम जी के द्वारा किया गया। तो ये बहुजन समाज पार्टी को लेके आप इसके इतिहास की बात करें कि कांसीराम, फिर बहन मायावती, उसके बाद फिर उस समय से लेके आज की जो वर्तमान स्थिति है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पार्टी कैसे संगठित है और किस वे में आगे बढ़ रही है, किन मुद्दों को लेके आगे बढ़ रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब कांसीराम जी ने इसकी स्थापना की, तो एक नारे के साथ किया था उन्होंने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और दूसरा नारा भी दिया था मान्यवर साहब ने
मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये दो नारे खासकर बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मानना है इस देश में जो लोग निवास करते हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन सत्ता में भागीदारी, नौकरी पेशा में भागीदारी, रोजगार में भागीदारी, इस देश की धन धरती में भागीदारी बराबर की होनी चाहिए, तभी इस देश का मूलतः विकास होगा, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का मानना है। नारों की जैसे आपने बात करी, तो नारों के बारे में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर। नारा जैसे आपके कांसीराम जी ने बहुत सारे नारे दिए और वो नारों का ही ये नतीजा रहा कि बहुजन समाज पार्टी उस समय खड़ी होने में कामयाब रहा। तो तब के नारों में और अब के नारों में या अभी कोई विशेष कोई नारा है या अभी भी उन्हीं नारों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उन नारों के बारे में बताएं सर, पहले का नारा और अब का नारा अपना क्या है? देखिए, नारा तो वही है, बस ये है कि मान्यवर साहब के जाने के बाद बहन जी ने इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा। चूँकि बहुजन समाज पार्टी मानती है, खासकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का मानना है कि इस देश में चाहे किसी भी समाज का हो, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, ऐसे व्यक्ति का विकास करना हमारा फर्ज है। ऐसे व्यक्ति की बातों को लोगों तक पहुंचाना, अब अभी हम पूरे देश में शासन सत्ता में नहीं आए हैं, तो सत्ताधारियों तक पहुंचाना, उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाना और जहां तक हो सके उनके हक अधिकार को दिलाना बहुजन समाज पार्टी अपना कर्तव्य समझती है। एक चीज़ और सर, जैसे आपने बोला कि अभी तक हम सत्ता पे नहीं आए हैं, आपकी पार्टी का कहना है कि आप दलितों को साथ में लेके चले हैं और फिर आज के कंडीशन में क्या है, आप सर्वजन और सर्व धर्म हिताय की बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर कि जो आपकी पार्टी, जो कांसीराम जी ने भी एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो हमारे देश में दलितों की संख्या आपके सर्वाधिक है, जिनको लेके उन्होंने उनकी आवाज़ों को उठाने का क्या है काम किया था। तो उसके बाद भी आपकी संख्या भारी होने के बाद भी अब तक हम किसी एक विशेष राज्य को छोड़ के, यूपी को छोड़ के, अन्य राज्य में आज तक हमने क्या है सरकार नहीं बनाई है। इसकी कोई खास वजह? हाँ, बिल्कुल ये है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी के नेतृत्व में शासन सत्ता में तो आई, लेकिन बाहर के प्रदेशों में, जब उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता में आई तो बाहर के प्रदेशों में आप लोग देखे होंगे कि धन बल का बड़े पैमाने में उपयोग होने लगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ के पास नहीं जाती है, किसी उद्योगपति के पैसे से चुनाव नहीं लड़ती है। बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत है एक नोट और एक वोट। जिस दिन जनता के पैसे से जनता की सरकार बनेगी उसी दिन उसका हित होगा। जैसा आपने कहा कि आपके पार्टी का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का जो आपके दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। तो ये कैसे पॉसिबल होगा सर? जब तक आपके हाथ में कमान नहीं आएगा तब तक आप कैसे उनका भला कर सकते हैं? भाई आप कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहे हैं सत्ता पे आने का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है महज सत्ता प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सत्ता के माध्यम से अगर मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं तो एक व्यक्ति का मदद करूंगा, लेकिन शासन सत्ता में आने के बाद जिन लोगों को हजारों साल से दबाया गया, जिन लोगों का हजारों साल तक शोषण किया गया, उनका हम हित कर सकते हैं और यही बात हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम पार्टी के बारे में तो बात करते ही रहेंगे। मैं ये चाह रहा था, बहुजन समाज पार्टी और मुंगेली जिला, ये इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप जिलाध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हैं और इस पार्टी को आगे लेके जाना आपके हाथ में है, एक तरह से पूरा कमान आपके हाथ में है। तो मुंगेली जिला को देखते हुए आप अपने पार्टी के बारे में क्या विशेष कहना चाहेंगे? देखिए, मुंगेली जिला में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, 2018 का चुनाव आते आते
बहुजन समाज पार्टी इस मुंगेली विधानसभा में सत्ता के सिंहासन पर जरूर काबिज होगी। मुंगेली जिला की अगर हम बात करें तो अभी आगामी कुछ दिनों में चुनाव है और इन चुनाव की तैयारियों में भी बिल्कुल आप मशगूल होंगे, अभी लगे हुए होंगे। तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर मुंगेली विधानसभा में आप उतरने वाले हैं? कोई विशेष आपका उद्देश्य हो, कोई नया ध्येय लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी कर रखी है, तो आपकी तैयारी इस रूप में क्या है? मुंगेली विधानसभा में जो आज तक ये लोग केवल कहने का काम करते आए हैं, जो भी चाहे यहाँ पर कांग्रेस का विधायक रहा, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा, इन्होंने लोगों के साथ छलावा ही किया है। जैसे आपको पता है मुंगेली विधानसभा में 2 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, जिसमें अनुसूचित जाति का लगभग 70-75 हज़ार के बीच में वोटर है। इसका मतलब साफ है कि पिछड़े वर्ग के लोग जिधर वोट करते हैं वही विधायक चुनकर जाता है। लेकिन आज तक जो भी विधायक चुनकर गया, उन्होंने पिछड़े वर्ग के 27.5% आरक्षण या मंडल कमीशन की सिफारिशों के बारे में सदन में कभी बात रखने का काम नहीं किया। जो कि अब आप समझ सकते हैं, जिनके वोट से वो चुनकर जाता है, लेकिन उनके ही हक अधिकार की बातें वहां पर करना उचित नहीं समझता। तो ये छलावा है ना। जैसा आपने मायावती जी के बारे में बात किया है ना, उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम कर रखा है और बहुत ही भारी बहुमतों से दलितों ने उन्हें क्या है आपका वोट देके और सभी लोगों ने वोट देके उनको अपना सरकार बनाया था। वहाँ पे काम भी उन्होंने किया, सबने देखा। और उनके कार्यकाल के बाद जब दूसरे कार्यकाल की बात आई तो वो इतने बहुमत में होने के बावजूद भी सेकेंड टाइम सरकार बनाने में वो नाकामयाब रही। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी ने लोगों के लिए योजना लागू करना प्रारंभ किया। किन लोगों के लिए? वंचित समाज के लोगों के लिए, गरीब समाज के लोगों के लिए, पीड़ित समाज के लोगों के लिए, जिन लोगों को कभी उनका हक अधिकार नहीं मिला था। जब उनको हक अधिकार देने का काम किया बहन जी ने, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे रोजगार व्यवसाय में हो, चाहे उनको विधायक बनाने की बात हो या सांसद बनाने की बात हो। बहुत छोटी छोटी जातियां वहां पर उत्तर प्रदेश में थी जो कभी विधायक सांसद बनने का सपना नहीं देखा करते थे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे समाज के लोगों को बहन मायावती ने सांसद विधायक बनाने का काम किया। तब फिर इन जो धनपति के बदौलत चलने वाले संगठन हैं उनको लगने लगा कि अब हमारा सत्ता जाने को है, इसलिए फिर उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की धरती में धन बल का प्रयोग किया। हमारी नेता ने तो यहाँ तक कहा कि ईवीएम की जो है उसका हैकिंग हो रहा है। हमारा भी मानना है, चूँकि मैं व्यक्तिगत मेरा पेशा जो है टीवी, रेडियो, सीडी, डीवीडी इनका इंजीनियर भी हूँ मैं, तो इन बातों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। जिन सामान को अगर मनुष्य बनाता है तो उसका सदुपयोग भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जिस पार्टी को जिनके उद्धार के लिए खड़े किया गया था, आज वही व्यक्ति सत्ता में है और रहते हुए भी उस पार्टी का या उनके लोगों का क्या है वो विकास नहीं कर पा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी से जो कैडराइज पर्सन, जो प्रशिक्षित व्यक्ति चुन कर आता है, निश्चित रूप से वो बहुजन समाज की हित की बातें करता है और काम भी करता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय दाऊराम रत्नाकर जी हुआ करते थे, वो लोगों के मुद्दे के लिए क्या क्या उनको नहीं झेलना पड़ा आप सभी जानते हैं। और हमारे पूर्व विधायक दूजराम बौद्ध जी सदन में एक ऐसे विधायक थे जो जनमानस की वास्तविक बातों को उठाने का काम करते थे। आपको पता होगा केबीसी में एक प्रश्न आया था, कौन बनेगा करोड़पति में। इस देश में ऐसे विधायक का नाम बताएं जिनका नाम गरीबी रेखा में शामिल है, और उस पार्टी का भी नाम बताएं। तो क्या आया था? बहुजन समाज पार्टी से पामगढ़ से चुनकर आए विधायक दूजराम बौद्ध जी। विधायक बनने के बाद कोई आदमी गरीबी रेखा में कैसे रह सकता है? लेकिन सोचने की बात है, उन्होंने जो अपनी जितनी सारी सैलरी थी उनको लोगों के हित के लिए खर्च किया। जो मकान क्या, उनकी झोपड़ी कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, जो उनकी पहले झोपड़ी थी, विधायक बनने के बाद और आज भी
वही झोपड़ी उसी कंडीशन में है। एक चीज़ और सर कि जिस पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम ज़्यादा बहुसंख्यक जो लोगों की बात करते हैं, उस पार्टी का नेतृत्व आपके द्वारा किया जा रहा है। उसके बावजूद भी क्या ऐसी वजह है कि जो लोग हैं उस समाज से जो बिलोंग करते हैं, वो उस लेवल के जो लोग आपके बिलोंग करते हैं, वो ही उसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है और किसी अन्य पार्टी के साथ वो जाना बहुत ही सहज समझते हैं? वो आपके साथ क्यों जाएं और क्यों ना जाएं, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी नैतिक जवाबदारी के आधार पर चलती है, क्योंकि मैं पहले ही कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। तो जिन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, उस समाज का दुख तकलीफ को दूर करना है, और दूर करने के लिए अब कोई बाबा साहब अम्बेडकर जन्म लेकर आने वाला नहीं है, कोई गुरु घासीदास जन्म लेकर आने वाला नहीं है, कोई मान्यवर साहब कांसीराम जी जन्म लेकर आने वाला नहीं है। इस काम को मेरे को ही करना है, ऐसा समझता है, वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता है। क्योंकि यहाँ पर निस्वार्थ काम करना पड़ता है, किसी को सैलरी नहीं मिलती, बल्कि अपने रोजी रोटी से जो धन अर्जित किया हुआ धन में से अपने बाल बच्चों का पेट काट कर इस बहुजन समाज पार्टी में लगाना पड़ता है। और जब ऐसा करना पड़ता है तो निश्चित है कि जो निस्वार्थ लोग हैं वही बहुजन समाज पार्टी में चल पाते हैं। जी, लोग आपको वोट दें तो क्यों दें, क्यों दें? इसलिए क्योंकि आज तक जो भी पार्टी ने शासन किया है उन्होंने लोगों को छलने का काम किया है। जैसे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बताई गई बातों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण इस देश में आज़ादी के बाद 20 साल में पूरा हो जाना था। आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, 22.5% की आबादी वाला समाज का आरक्षण केवल 20 साल में पूरा हो जाना था। लेकिन आज 71 साल बाद देखते हैं तो केवल अनुसूचित जाति का 6% पूरा हुआ है, अनुसूचित जनजाति का 2.5%, कुल 8.5% ही पूरा हो पाया है। जैसे कि दलितों को या बहुजनों को हमेशा से सभी पार्टियों के द्वारा क्या है, वोट बैंक के रूप में यूज किया गया है, और इस बारे में आपकी क्या राय है? आप उसको किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बहुसंख्यक लोग हैं इस देश में, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, इस बहुजन समाज को जो भी सत्ताधारी पार्टी हुई उन्होंने डिस्पोजल की तरह ही उपयोग किया है। जब तक उनकी जरूरत थी, वोट लेने तक वे सब एक हो जाते हैं, आप सब हम एक है बोलते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जब शासन सत्ता में कामयाब हो जाते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं, तो फिर उनके लिए वो लोग, कोई साहू हो जाता है, कोई सतनामी हो जाता है, कोई यादव हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, कोई शोषित हो जाता है, कोई पिछड़े हो जाता है। वे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था में जो सबसे निचले तबके के जो आपके जनप्रतिनिधि आते हैं, वो आपके साथ ना जुड़ के किसी अन्य दल से जुड़ के अपना सरकार बना लिए हैं, और बनाने के बाद वो उस सवर्णों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं, है ना। और वो क्या है, उस समाज को बिल्कुल भूल गए हैं जिन्होंने उनको उस सत्ता पे बिठाया है। इनको वापस से समाज से जोड़ने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि ये काम को एक बार आपके कांशीराम जी के द्वारा भी क्या है स्टार्ट किया गया था, उन्होंने भी क्या है घर लौटो का एक नारा दिया था और उनके द्वारा प्रयास किया गया था। आप इस बारे में क्या कह रहे हैं? जा तो बाबा साहब की बदौलत रहे हैं, लेकिन इशारे में उधनपतियों के चल रहे हैं। यही कारण है कि आज चूंकि हर व्यक्ति जो है आज सुविधा भोगी हो गया। सुविधा भोगी का मतलब यह है कि दूसरे के जेब से पैसा निकल कर आता है और उसके बदौलत वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। जबकि बहुजन समाज पार्टी में आपका तन लगेगा, मन लगेगा, धन लगेगा, आपका खून पसीना बहेगा। जिस दिन आप समाज को जगाने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन आप यहाँ के सांसद विधायक बनकर आ जाएंगे। जो दूसरा प्रश्न आपने किया था कि आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, तो हमारे द्वारा गांव-गांव जाकर हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को बताने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव में हम जो है सेक्टर कमेटी, पोलिंग कमेटी
बनाकर गठित कर उसके माध्यम से एक एक व्यक्ति को उनके हक अधिकार के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है चुनाव आते आते आप लोग देखेंगे लोगों में जागरूकता आएगी, लोग बाग बड़े पैमाने पर जागरूक होंगे और जिन लोगों ने आज तक उनको छला है उनको 2018 के चुनाव में माकूल जवाब देंगे। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोगों तक पहुंच के उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि अन्य दलों के द्वारा, अन्य पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं पे किसी न किसी रूप में वो नज़र आ जाते हैं, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, किसी मुद्दे को लेके हो, किसी भी मुद्दे को लेके हो। लेकिन आपकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। इसकी कोई खास वजह है सर? बहुजन समाज पार्टी जो कि जमीन की आवाज़ उठाती है, वास्तविक आवाज़ उठाती है, लोगों की आवाज़ उठाती है। अगर मीडिया वाले चाहें तो इसको बड़े पैमाने पे प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मीडिया धन के द्वारा आज मैनेजमेंट हो रहा है और यही मूल वजह मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की बातें लोगों तक नहीं पहुंच रही। लेकिन हम जो है माउथ टू माउथ, एक मुंह से दूसरे मुंह अपनी बातें रखने में निश्चित रूप से कामयाब हो रहे हैं। और जिस दिन लोगों को लगेगा, ऐसे खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के लोगों को लगेगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी जो है केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस देश के उस अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ रही है जो इस देश का मूल निवासी है, जिनको उनका हक अधिकार मिलना निहायत ही जरूरी है, तो निश्चित रूप से मीडिया भी हमको साथ देगी। कांग्रेस है, बीजेपी है, ये हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान लेके आ रही है कि इस बार अगर हमें सत्ता आपने दे दिया तो हम इनके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए आप क्या सोच के रखे हैं कि महिलाओं के लिए हमको विशेष ये काम करना है, क्योंकि आप हमेशा क्या है जो दबे हुए वर्ग की बात करते हैं, तो उसी वर्ग से जहाँ तहाँ हम देखते हैं कि वो महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं। इनके बारे में आप क्या विशेष कर रहे हैं का सोच रहे हैं? रही कांग्रेस की बात या विपक्ष में रही हो भाजपा पहले, उनकी बात, तो ये लोग केवल कहने का काम करते हैं। 70 साल 71 साल की आज़ादी में लगभग 45 साल तक एक छत्र राज कांग्रेस ने किया, एक छत्र राज कांग्रेस ने किया। तो उनको चाहिए था वो संविधान की बदौलत सत्ता में आए, तो जो बातें संविधान में लिखी गई हैं, जो बातें, जो अधिकार संविधान प्रदत्त हैं, उनको दे देना चाहिए था। लेकिन आज तक कांग्रेस ने दिया क्या? नहीं दिया। जबकि हमारा मानना है कि हम पहले भी हम बोले हैं, हमारी बहन जी भी बोलती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, कि हम कहने में विश्वास नहीं करते हैं, करने में विश्वास करते हैं। जैसे आज सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आज देखिए माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों एवं बहनों, इस विदेशों में इतना काला धन है कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिन के अंदर मैं काला धन ला दूंगा और प्रत्येक गरीब लोगों के खाते में 15 से 20 करोड़ रुपया चला जाएगा। गया क्या? तो जैसा कि उन्होंने कहा था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपके द्वारा भी काले धन के बारे में काम किया जाएगा? लेकिन उससे पहले, ये सवाल का मैं जवाब लूंगा, उससे पहले आप महिलाओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं? आपकी क्या रणनीति है उसके बारे में? जो संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है और बहुजन समाज पार्टी एक समतामूलक समाज बनाने में विश्वास करती है और उसी दिशा में काम कर रही है, तो जितने अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं उतने ही अधिकार तो महिलाओं को भी दिए गए हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी का नेता कौन है? महिला है, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में मशहूर है बहन जी। तो बहुजन समाज पार्टी जो है महिलाओं की जो जितनी संवैधानिक अधिकार हैं वो सबको देने में विश्वास करती है। केवल 1-2 अधिकार देकर उनसे छुट्टी पाए ऐसा नहीं है, ऐसा वो लोग सोच सकते हैं जो संविधान प्रदत्त अधिकार को देने में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो संविधान प्रदत्त अधिकार को पूरा देने में विश्वास करती है जी। जैसे कि अन्य पार्टियों में महिला कार्यकर्ता आपको नज़र आ जाएंगे, बहुत संख्या में उनमें महिलाएं शिरकत करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीमो हैं उनको छोड़ के और कहीं पे नज़र नहीं आता। इसका कोई खास वजह? बहुजन समाज पार्टी में भी महिला विंग बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है।
आप देखेंगे आज तो सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ की ही बात करूं तो रोज़ की रोज़ सोशल मीडिया में हमारे जो कोरबा की महिला विंग है, भिलाई की महिला विंग है, ये सारे लोगों का जो है वहाँ पर आ रहा है। हमारे यहाँ भी मुंगेली में भी हमारा महिला विंग बना हुआ है, महिला विंग के अध्यक्ष हैं। जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ हमारा बहुजन वॉलंटियर फोर्स जिसको हम BVF कहते हैं, तो हमारे जिला की BVF भी महिला विंग से तैयार है। सर लेकिन बाकी पार्टियों के द्वारा आपका क्या है, लिखित में कोई मैनिफेस्टो तैयार करके रखा जाता है जिसमें हम इसको फुलफिल करेंगे, इसको फुलफिल करेंगे, क्या आपके पार्टी के द्वारा भी ऐसा कुछ तैयार करके रखा गया है? हम जो है कोई अलग से लोगों के अधिकार देने की बात नहीं करते हैं। जो सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो तो सारा संविधान में लिखा हुआ है। ये लोग जो अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, ये क्यों जारी करते हैं? इसलिए कि उन मूलभूत अधिकारों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए छोटी छोटी बातों का वो घोषणा पत्र जारी करते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है, संविधान में लोगों को सारा अधिकार दिया गया है, सारी बातें लिखी गई है। और हम चूंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, जो उन अधिकारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको अलग से घोषणा करने की जरूरत नहीं है। हम तो करने वाले लोग हैं, उस संवैधानिक अधिकार को पूरा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर कि आप संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी दल के लिए हो या किसी भी व्यक्ति के लिए हो, महिला, बच्चे, बुजुर्ग और आपके यूथ हो, सबको अधिकार देने की आप बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी अन्य दलों के द्वारा जो भूतपूर्व सेना नायक रहे हैं, जो उनके पार्टी को आगे बढ़ाने में जिनका सहभागिता रही है, उनको उनके जीते जी उनके द्वारा क्या है, उनको विशेष महत्व नहीं दिया गया और उनके जाने के बाद आज उनके ही नाम से वो क्या कर रहे हैं, आपके प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या जो भूतपूर्व आपके जो नायक हैं, इनको वोट के लिए यूज़ करना क्या उचित है? मैं तो कहना चाहूँगा कि ये उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये लोग उनका अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी बताई गई सिद्धांत हैं उन पे अमल करने के बजाय उनके जाने के बाद उनके शरीर का हजारों टुकड़ा करके वो लोग जगह जगह छिन्न भिन्न करके उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है। जहाँ तक हमारा मानना है कि भाई किसी भी व्यक्ति की अगर हम सम्मान करते हैं या उनकी विचारधारा का सम्मान करते हैं, तो उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, जो किए गए अधूरे काम हैं, उनको हम पूरा करने का काम करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी या सच्चा सम्मान होगा उनके प्रति। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी, अब उन्होंने जो बातें कही, अक्षरशः आज बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक सिपाही उसको पूरा करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा हमको यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति चाहिए, जिसके लिए आज पूरा देश में बहुजन समाज का केडर लगा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का एक एक सिपाही लगा हुआ है। आप जरा गांव में जाकर देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सवेरे निकलता है और देर रात तक लोगों को जागरूक करने में लगा रहता है। मुंगेली जिला के आप बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी इस जिले में एक नए चैनल की शुरुआत हुई है, आरजे रमझाझर, आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस चैनल के बारे में आपसे दो शब्द जानना चाहूँगा कि क्या है, कैसा है, आप इस चैनल को किस नज़रिए से देखते हैं? आपका चैनल को मैं इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि आपका चैनल गांव में जो लोगों की वास्तविक समस्याएं हैं वहाँ फील्ड में पहुँच रही है। इस कारण हमको लगता है कि आपका चैनल जो है एक अच्छा काम कर रही है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि आप जो है लोगों की समस्याओं को, लोगों के जो आज वास्तविक हालात हैं उनको शासन प्रशासन से रूबरू करा रहे हैं, जो कि आज तक अन्य चैनलों ने, मैं समझता हूँ, कराने का काम नहीं किया। सर कहीं आप ये बात ये कह के तो नहीं कर रहे हैं कि हम आज आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, देखिए आज इंटरव्यू तो आप मेरा आज ले रहे हैं, लेकिन जो आपके द्वारा जनहित में जो समाचार छापे जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं, उसको तो मैं बहुत पहले से फैन हूँ। जैसा कि आप हमारे चैनल का नाम जानते हैं, आरजे रमझाझर, तो ये रमझाझर का शब्द आप किस रूप में इसको परिभाषित करेंगे? रमझाझर क्या है आपके नज़रिए में? देखिए, जहाँ तक मैं समझा हूँ इसको, रमझाझर हम जो है एक छत्तीसगढ़ी का एक शब्द है।
रमझाझर ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि वो जैसे बड़े पैमाने में जो होता है उसके संबंध में रमझाझर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो आप बड़े पैमाने में लोगों की बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो नाम है रमझाझर, वास्तव में रमझाझर मचाने का काम कर रहा है। लखन जी, आपसे एक सवाल है हमारा कि मुंगेली जिला को लेके, क्योंकि अभी हमने पार्टियों के बारे में बात किया, अपने पार्टी की बात की और हमने अन्य पार्टियों की बात करी। एक सवाल है जो, क्योंकि आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं मुंगेली जिला के, तो मुंगेली जिला के गठन के साथ से अब तक का जो इनका विकास का जो दौर रहा है, क्योंकि गठन के बाद आपके अन्य अनेक पार्टियों का क्या है, आपका यहाँ पे सत्ता रही है, और हर समय से लेके, उस समय से लेके 2001 से लेके अब तक का जो कार्यकाल इनका रहा है, उसको विकास को आप किस रूप से देखते हैं? क्योंकि मुंगेली जिला का गठन तो अभी अभी हुआ, आपका 2012 में इनका गठन हुआ, और इस जिला के गठन के पश्चात अब तक जो विकास हुआ है उसको आप अपने रूप से किस रूप से देखते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। जब 2012 में मुंगेली जिला का गठन हुआ तो लोगों में एक बड़ी आशा थी कि छोटा जिला बनेगा, हमको रोजगार मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन हमने पिछले 6 साल में देखा कि विकास तो हमको कहीं नज़र नहीं आया, इनका विकास हमको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ज़रा मैं एक रोड की बात बता दूं, ज़रा आप लोग कभी उधर भी चले जाना, सतनाम भवन मुंगेली, यही की बात कर रहा हूं मैं। अभी जहां पर ये पड़ाव चौक से जो रास्ता जाती है बाईपास को, उस रोड को आप लोग जरा गौर कर लेना, और सतनाम भवन की जो पीछे वाली गली है जो कोदवा की ओर जाती है उसको आप देख लेना, और जरहा गांव एक तहसील प्लेस है, जरहा गांव से जो देवरहट को रोड जाती है उसको आप देख लेना। इनका विकास जो है परिलक्षित हो जाएगा। भाइयों साथियों, वहाँ पर तो मेरे को रोड तो नज़र नहीं आता, वहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे नज़र आते हैं। आप गाड़ियों की तो बात छोड़िए, पैदल चलना भी दूभर होता है। और यहाँ पर रोजगार की बात है तो आज मुंगेली जिला के बनने के बाद बेरोजगारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। यहाँ पर बेरोजगार इतने हैं, आप जाकर देखिए गांव में पढ़े लिखे लोग आप देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल निठल्ले बैठे हुए नजर आएंगे। चूँकि निठल्ले मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने इनको बेरोजगार बना दिया है, जबकि जितनी बैकलॉग पोस्ट हैं उसी को अगर शासन में बैठे हुए लोग पूरा कर देते तो इन नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो जाती। और हम तो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी की शासन आएगी तो बिल्कुल कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मानना है जनसंख्या के अनुपात में उनको नौकरी पेशा में हम बिल्कुल जगह देंगे, रोजगार में जगह देंगे, शासन सत्ता में जगह देंगे, सब में उनको हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। और इस विकास की, कैसा विकास, किस विकास की बात करते हैं आप जरा देखेंगे। एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, आज जगह जगह पर प्रधानमंत्री आवास का एक ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जरा देखेंगे ये किसके लिए प्रधानमंत्री योजना लॉन्च किया गया है। भाई जब ये योजना लागू नहीं हुई थी तो छड़ का रेट कितना था, 2800 रुपया से 3200, और जब ये योजना चलने लगी तो आप देखेंगे 4500 रुपये से लेकर 5700 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब छड़ का भाव हो गया। तो ये किसके लिए योजना लॉन्च की गई है? उन अपने तमाम पूंजीपतियों के लिए योजना लॉन्च की गई है जिनके सहारा से इनकी सरकार बनी है। और विकास, ये लोग स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। जरा देखिए, आप मुंगेली की ही बात कर लीजिए, पड़ाव चौक में ही आप देखिए नालों की स्थिति देखिए, इतना बास मार रहा है, आप नाले के पास खड़े हो नहीं सकते। जनपद पंचायत, जिला पंचायत के संडास शौचालयों को आप स्थिति को कभी जाकर देखना, वहां पर इतना बदबू मार रहा है, बास मार रहा है कि कोई यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। ये स्थिति है इनके विकास की। विकास के बारे में तो आपने बता दिया कि बिल्कुल भी अभी तक विकास नहीं हुआ है। एक चीज़ और है कि दूसरे पार्टियों में हम क्या है, एक विशेष छवि देख रहे हैं अभी, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सांसद और आपके विधायक प्रत्याशी हैं। आपके पार्टी से कौन ऐसे जो छवि वाले लोग हैं जो आपके क्या है इसके लिए आगे आने वाले हैं, जी उनके बारे में बताएं। बहुजन समाज पार्टी चूँकि कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पर प्रशिक्षित लोग काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। मैं तो कहता हूँ
भाई अगर आप लोगों को परीक्षा लेना हो तो किसी नेता विधायक मंत्री को बिठा देना आप लोग एक तरफ, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को बिठा देना, तो समझ आ जाएगा कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी क्या है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी लोगों के हित की सोचती नहीं है, लोगों के हित के लिए करती है। आज बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना पेट काट कर लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी में नेताओं की कमी नहीं, बहुत सारे लंबे लाइन है, बहुत लोग हैं जो अभी तक तो हमारे पार्टी में भी पार्टी फोरम में विधायक के पद के लिए दावेदारी किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन में ही 4-5 आवेदन हमारे पास आ चुके हैं विधायक पद के दावेदार के लिए। तो यहाँ बहुत स्वच्छ छवि के लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता बहुजन समाज पार्टी। ये था कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आरजे रामझाझर न्यूज़ चैनल का विशेष कार्यक्रम। ये है सवाल सत्ता के, और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ शामिल थे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष लखनलाल बांधले जी। आज के लिए बस इतना ही। आज के बाद जो नेक्स्ट एपिसोड रहेगा उसमें आपके ही जनप्रतिनिधि आपके सामने रूबरू होंगे। हम फिर से आपके सामने आने वाले हैं किसी अन्य जनप्रतिनिधि को लेके। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए सिर्फ आरजे रामझाझर पर सवाल सत्ता के। सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम।